ठंड बढ़ रही थी। बढ़ती हुई ठंड के साथ उस गरीब चिड़िया के पास तो कुछ भी नहीं था। मम्मा, मम्मा ठंड का मौसम आ रहा है, आप मुझे लाल कंबल लेकर दो। और मम्मा मुझे नीला कंबल लेकर दो, हम कंबल लिए बिना नहीं सोएंगे। बच्चों, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैं आपको कंबल लेकर दे सकूं? बल्कि मैं तो पैसे इकट्ठे कर रही हूँ कि एक अपना पक्का घोंसला बना लो। मम्मा, क्या मतलब है इस बात का? क्या आप इन सर्दियों में भी हमें कुछ नहीं लेकर दोगी? जंगल में सभी पक्षी के बच्चों के पास बहुत सारे स्वेटर होते हैं, मफलर होते हैं, उनके पास बंद जूते होते हैं और फिर सुंदर सुंदर कंबल। हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता। हाँ मम्मा, कोको बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता। हमारे पास ऊपर वाला इतना बुरा क्यों करता है? गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं बोलते, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये सब सुनकर बच्चे चुप हो जाते हैं। हाँ गुड़िया बहन, कुछ होता होगा अच्छे के लिए, मुझे तो ऐसा कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। नदी किनारे दोनों बहन भाई बैठे बातें कर रहे थे। हाँ कोको भाई, पर मम्मा बिल्कुल ठीक कहती है, ऊपर वाला कभी न कभी हमारे साथ अच्छा जरूर करेगा और फिर एक दिन हम भी अमीर पक्षी बन जाएंगे। गुड़िया, गुड़िया तुम दिन में ख्वाब देखती हो, कोई रात में ख्वाब देखता है और तुम दिन में देखती हो। कुकू भाई, ख्वाब तो देखती हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर दोनों बहन भाई नदी से पानी पीकर अपने घर आ जाते हैं। कालू कौवा एक अमीर कौवा था। वो अपने बेटे जग्गू के लिए एक नीले रंग का कंबल ले आता है। जग्गू बेटा, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये कंबल देखकर जग्गू तो नाचने लगता है। वाह, याहू, मेरे पापा सबसे अच्छे, मेरे पापा सबसे अच्छे, मेरे पापा मेरे लिए कंबल ले आए हैं। जंगल में अभी तक किसी पक्षी ने भी अपने बच्चे को कंबल नहीं ले दिया, पर मेरे पापा ने ले दिया। जग्गू, मेरा सुंदर बेटा जग्गू, जरा कंबल पहन कर दिखाना, कैसा लगता है कंबल। फिर जग्गू घोंसले में लेट जाता है, कंबल डालकर अपने माता पिता को दिखाता है। गोरी कवि अपने बेटे का कंबल देखकर बहुत खुश हो रही थी। उधर चिड़िया के बच्चे बिना कंबल बिना स्वेटर के सोए हुए थे। रात हो जाती है। हर गुजरते समय के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। बढ़ती हुई ठंड के साथ बर्फबारी भी बढ़ रही थी। बर्फ गिरने के कारण रानों की छत टपकने लगती है और फिर बर्फ उसके घोंसले के अंदर आने लगती है। मम्मा, मम्मा वो देखो, कुकू भाई पर बर्फ गिर रही है। कुकू भाई उठ जाओ, हमारे घोंसले में बर्फ आ रही है। मम्मा रात को भी आप लोग सोने नहीं देते, अच्छी नींद हमें कब आएगी? मुझे इस गरीबी से नफरत है, मैं कब सुकून से सोऊंगा? न हमारे पास कंबल है, न हमारे पास बंद जूते, न भी स्वेटर। उधर से हमारे घर की छत भी अब नहीं रही। कुकू बेटा, ऐसे नहीं कहते, ऊपर वाला जो भी करता है हाँ अच्छे के लिए करता है। भला इसमें कौन सा अच्छा है हमारे लिए? मुझे तो समझ नहीं आती। आप ऊपर वाले से भी कुछ नहीं मांगती। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में ले लेती है। जैसे तैसे करके वो रात गुजार लेती है। सुबह होती ही वो जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है, क्योंकि उसे अपने घर की छत मरम्मत करनी थी। रानो चिड़िया जंगल में बैठी लकड़ियाँ काट रही थी, तो इधर उसके बच्चे कुकू और गुड़िया नदी किनारे बैठे खेल रहे थे कि अचानक झरने पर से एक परी आ जाती है। कुकू कुकू, क्या तुम रात में रोए थे? सुंदर परी को देखकर कुकू तो डर जाता है। आप कौन हो? क्या मेरा भाई रोया था इसलिए आप मेरे भाई को पकड़ने आए हो? नहीं नहीं, मेरा नाम सुंदर परी है, मैं गरीबों की मदद करती हूँ और फिर जो गरीबों की मदद नहीं करता उस पक्षी को भी मैं सजा देती हूँ। बोलो कुकू, क्या चाहिए तुम्हें? सुंदर परी, मेरे कमरे में बहुत ठंड होती है, बस मुझे एक कंबल दे दो और फिर
मुझे गरम कपड़े दो, मुझे स्वेटर दो, मुझे जूते दो, मेरी मम्मा के लिए एक पक्का सा घर दो, और मेरा भी स्वेटर दो, मेरी मम्मा का भी दो, हमारे कंबल भी दे दो। फिर वो दोनों सुंदर परी को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। सुंदर परी, ये हमारा घर है, हमारे घर को न्याय कर दो, हम अपनी मम्मा को सरप्राइज देंगे, हमारी मम्मा जंगल से लकड़ियाँ लेने गई है। हाँ हाँ कुकू भाई, हम मम्मा को सरप्राइज देंगे। इधर सुंदर परी छड़ी हिलाती है, जिससे वो घर को बिल्कुल नया कर देती है, और फिर उनके घर में एक गैस का चूल्हा भी रख देती है। वो सबको कंबल देती है, स्वेटर देती है और बंद जूते दे देती है। अच्छा बच्चों, अब मैं घर जाती हूँ, मेरे मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुंदर परी, आप कहाँ रहती हो? मैं कभी आऊँगा आपके घर। अरे, मैं परिस्तान से आई हूँ, मैं परिस्तान में रहती हूँ। कभी कभी मैं सेब के पेड़ पर आकर बैठ जाती हूँ, तुम कभी सेब के पेड़ पर आना और फिर जोर जोर से बुलाना, सुंदर परी, तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। थोड़े ही समय में मम्मा चिड़िया लकड़ियों की गठरी बनाती है। हो गया, मेरा काम हो गया, आज मैं अपने घर की मरम्मत कर लूंगी और फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपने बच्चों को कंबल लेकर दूंगी। सोचती तो मैं भी अच्छा हूँ, पर ऊपर वाला जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। मम्मा चिड़िया ऐसा कहकर अपनी लकड़ियों की गठरी उठाती है और वो गठरी लेकर अपने घर आ जाती है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि जिस पेड़ पर उसका घर था, उस पेड़ पर तो एक सुंदर जादुई सा घर बना हुआ था। मम्मा चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है तो अब देखकर हैरान रह जाती है कि उसके दोनों बच्चों ने स्वेटर टोपी पहनी हुई है, साथ में उनके बंद जूते हैं। उनके आसपास सुंदर सुंदर से कंबल रखे हुए हैं। बच्चों, ये क्या किया आप लोगों ने? किससे मांगी है ये सब चीजें? मामा, ऊपर वाले से। हमने ये चीजें ऊपर वाले से ली है। गुड़िया बेटी, आपने किसी की चोरी की है क्या? सच सच बताओ मुझे, क्या किया है आप लोगों ने? मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये भी हो गया है तो हमारी अच्छे के लिए हुआ है। फिर वो दोनों सुंदर परी को बुलाते हैं। सुंदर परी, जल्दी से आ जाओ। सुंदर परी वहाँ पर आ जाती है और वो मम्मा चिड़िया से कहती है, आप खुद ही तो कहती हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए ऊपर वाले को आपकी ये बात बहुत पसंद आई है, उन्होंने आपके लिए ये सब कुछ भेजा है। हाँ सुंदर परी, बात तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्यों कुकू बेटा, अब समझ आई ना मेरी बात? ये सब सुनकर कुकू और गुड़िया हंसने लग जाते हैं। रात में बर्फबारी जितनी भी होती है, मगर उनके घर पर कोई असर नहीं होता। उनका घर गरम, उनके कंबल भी गरम। वो मजे मजे से ठंड के दिन गुजारते हैं। कालू कौवा ऑटो चलाता था। एक दिन कालू कौवा ऑटो चलाकर जा रहा था कि एक दूसरा ऑटो वाला आकर टक्कर मार देता है, जिससे कालू की उस घटना में मौत हो जाती है। गोरी कवि अपने घर में बैठी हुई थी कि उसे कॉल आती है। इस वक्त इसकी कॉल आ गई। अरे अभी तो कॉल हो गया है, लगता है फिर कालू की ही कॉल आई होगी। हेलो जी, कौन बात कर रहे हो? मैं जाजा झमझम बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई है, और हाँ, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपनी सास को बता दो। अरे ये तो क्या बकवास किए जा रहा है, मेरा कालू अभी तो घर से निकला है। फूट फूट कर रोने लगती है। माँ इधर आओ, तुम्हारा कालू मर गया, मेरा कालू मर गया, हमारा कालू अब नहीं रहा। कालू की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सब सुनकर गोरी की सास की तो आहें ही निकल जाती हैं। वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। वो बूढ़ी थी, बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ कि वो अपनी इस जवान औलाद का गम सह सके। मेरे कालू को क्या हुआ?
हाय कालू, तुमने तो अपनी माँ का बुढ़ापे में सहारा बनना था। अरे जवान औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाती। ऐसा कहकर गौरी की सास भी फूट फूट कर रोने लगती है। चंद ही लम्हों में कालू की डेड बॉडी को लाया जाता है। वो सभी रो रही थी। जंगल के दूसरे पक्षी भी अफसोस करने के लिए आते हैं। कुछ ही लम्हों के बाद कालू को वहाँ से ले जाया जाता है। हमेशा हमेशा के लिए गौरी का सुहाग तो उजड़ गया था। गौरी के 2 बच्चे थे, एक उसका बेटा जग्गू और उसकी बेटी चिंकी कवि। चिंकी कवि बहुत चालाक और अपनी माँ का एहसास करने वाली थी। बहू, कहाँ हो बहू? अरे मुझे भूख से मारती हो क्या? पहले मेरे बेटे को खा गई हो, अब मुझे खाने का इरादा है क्या? अच्छा भला मेरा कालू था कि इस बदनसीब के चक्कर में आ गया। मेरा कालू इसी की ही मनहूसियत से मर गया है। अपनी सास की ये बातें सुनकर गौरी रोने लगती है। माँ, जैसे कालू के जाने का दुख तुझे है वैसे ही मुझे है। मेरा तो सुहाग उजड़ गया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे कहाँ धक्के खाते फिरेंगे। भला मैं क्यों मारूंगी कालू को? कालू को एक ऑटो वाले ने टक्कर मारी थी, ना कि मैंने। अब मुझ पर सारा इल्जाम क्यों देती हो? अरे मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जिस दिन मैं तुझे अपनी बहू बना कर लाई थी। चलो जाओ, मेरे लिए नदी से ठंडा पानी लेकर आओ। गौरी बेचारी क्या करती, वो अपना मटका उठाती है और वो नदी पर पानी लेने चली जाती है। नदी से वो ठंडा पानी लाती है, मगर उसकी सास मटके से पानी गिरा देती है। जाओ, निकम्मे निकट्ठू, तो इससे मटके से पानी नहीं लाया जाता। ठंडा पानी ही नहीं मिलता तुझे। जब मेरा बेटा काम करता था तो बड़ी फरमाइशें करती थी, तब तो तू अनारदाने खाया करती थी। चल निकल, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ। फिर गौरी कवि दोबारा मटका उठाती है, वो नदी पर जाती है। वो रो भी रही थी और नदी से ठंडा पानी ले रही थी। वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, क्या कर रही हो? रानो, मेरी प्यारी बहन रानो, मैं क्या करूं? मेरी सास मुझे सुबह शाम ताने देती है कि कालू को मैंने मारा है। भला मैं क्यों मारूंगी? कोई पत्नी अपने पति को क्यों मारेगी? गौरी बहन, आप चिंता मत करो, वो माँ है ना, अभी उसका दिल बहुत टूटा हुआ है। उसका जवान बेटा चला गया है। तो रानो, मेरा भी तो पति चला गया है। वो बूढ़ी माँ है और मैं जवान बीवी। उसने थोड़ा वक्त गुजारा है, मैंने अभी ज्यादा जिंदगी गुजारनी है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। गौरी, दिल छोटा मत करो, ऊपर वाले ने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी है और तुम ये जिम्मेदारी बहुत खुशस्लूबी से निभाओ। गौरी पानी ले जाती है, मगर अब भी उसकी सास पानी को गर्म कहकर दोबारा से गिरा देती है। गौरी का दिल किरची किरची होकर टूट गया था। अब गौरी बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन गौरी की सास अपनी सहेलियों से मिलकर वापस आ रही थी। रास्ते में वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है, जहाँ पर उसको हरियाली तोती मिलती है। कवि मौजी, अपनी बहू को घर से निकाल दो, पहले ही तुम्हारे बेटे को खा गई। देखना, अब ये एक दिन तुम्हें मार देगी और फिर तुम मर जाओगी, तो ये घर उसका बच्चों का हो जाएगा और वो ऐश करेगी, ऐश। ये बात सुनकर गौरी की सास बिल्कुल नहीं सोचती। वो गुस्से में घर आती है और गौरी से कहती है, अरे चल चल मनहूस कहेगी, अपना सामान उठा, अपने बच्चे उठा और यहाँ से निकल जा, दोबारा कभी वापस नहीं आना। अरे मेरे बेटे को खा गई हो, लगता है मुझे भी खा जाओगी। जाओ जाओ यहाँ से। गौरी की सास गौरी का सभी सामान उठाकर बाहर फेंक देती है और फिर गौरी के बच्चों को भी बाहर फेंक देती है। गौरी अपने बच्चों को लेकर अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। गौरी शाम होने से पहले पहले कुछ तिनके इकट्ठे करती है। उन तिनकों से अपना आसमान की छत तले एक घोंसला बना लेती है, जहाँ वो खुद अपने बच्चों को लेकर रहने लगती है। इसी तरह समय बीत जाता है। गौरी के बच्चे अब बड़े हो गए थे। गौरी भी अब बहुत सोच समझ रखने वाली बन गई थी।
वो अपने साथ पिछली बीती घटनाएं सब भूल गई थी। गौरी की सास अकेले रहने की वजह से बहुत बीमार पड़ने लग गई थी। अरे मेरा कालू होता तो कालू पानी पिलाता। पानी पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। गौरी की सास को तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। आज गौरी की सास को वो समय याद आ रहा था। आज गौरी की सास को वो समय याद आ रहा था जिस दिन उसकी बहू ठंडा पानी लेकर आती और वो मटका गिरा दिया करती थी। वो पानी, वो मटका, अरे मेरे पास अब होता तो मैं प्यास से मर ना रही होती। हाय, मुझे कोई पानी पिला दो, कोई पक्षी मेरी मदद करो। मेरे पोता पोती, मेरी बहू पता नहीं कहाँ चले गए। काश मैं उस तोते की बातों में ना आती तो आज मेरी बहू मेरे पास होती। वो पानी जो मैंने गिराया था, आज ऊपर वाला मुझे पानी के लिए तरसा रहा है। लगता है मैं प्यासी मर जाऊंगी। गौरी की सास हिम्मत करके उठती है और वो उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो एक जगह पर गिर जाती है। वो फिर उड़ती है और फिर उड़ते उड़ते नदी पर पहुंच जाती है। नदी पर गौरी कवि अपने बच्चों के साथ पानी लेने के लिए आई बैठी थी। अरे बहू, इतने अरसे बाद तुझे देखा है। माँ, क्या हो गया है आपको? आप इतनी कमजोर लग रही हो। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मुझे उसकी बहुत बुरी सजा मिल रही है। तुम्हें याद होगा ना, वो मटका पानी का मैंने कैसे गिराया था 2 बार। मैं उसी पानी को तरस रही हूँ। आज मुझे कोई पानी देने वाला नहीं है। माँ, ऐसी भी क्या बात है? मैं खुद पानी पिलाती हूँ अपनी माँ को। कालू की माँ मेरी माँ है। गौरी कवि पानी का गिलास अपनी सास के करीब जैसे ही लेकर आती है। कालू की नई नई शादी हुई थी। गौरी की माँ ने अपनी बेटी को दहेज में एक गाय दी थी। कालू, कालू, मेरी गाय तो देखो, बेचारी धूप पे ठहरी है। इसकी रस्सी खोलो और इसे छांव में बांध दो। गौरी, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस गाय से। तुम्हारी गाय का क्या फायदा? तुम्हारी माँ ने दहेज में फजूल से फजूल चीजें दी हैं। कालू, मैं तुझे हमेशा से कहती हूँ, मेरी गाय देखना, एक दिन बहुत ज्यादा फायदा देगी और तुम हो के मेरी बात सुनते ही नहीं। गौरी, पहले तुम्हारी गाय चारा खाती है, उसके बाद ही कुछ ना कुछ देती है। अबे निकम्मे निकट्टू कालू, तू जाता है या फिर तुझे भी घर से निकालूं? फिर कालू घर से बाहर जाता है। वो गाय को एक पेड़ की ठंडी छांव में बांध देता है। गौरी कवि नदी पर पानी पीने जाती है, जहाँ पर रानू चिड़िया पहले से बैठी हुई थी। गौरी बहन, आपके यहाँ तो गाय है, पता है? गाय से तो हम अपनी गुर्बत बहुत अच्छे से मिटा सकते हैं। चिड़िया, मेरा पति तो सारा दिन मेरी गाय को कोसता रहता है। तुम ही बताओ, भले मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरी माँ ने मुझे दहेज में कोई भी चीज फजूल में नहीं दी। गौरी बहन, आप गाय का दूध पक्षियों को बेच सकती हैं या फिर ढाबा बनाकर आप चाय बनाकर बेच सकती हैं। चिड़िया, बात तो तुम्हारी सही है। इसका मतलब कालू और मेरे दिन बदलने ही वाले हैं। फिर गौरी कवि खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है। कालू कौवा घोंसले में सोया हुआ था। कालू, कालू पति जी, जरा उठ के मेरी बात तो सुन लो। गौरी, थोड़ी देर आराम करने दिया करो। अरे मेरे कानों में आवाज हर समय गूंजती है, कालू कालू कालू। क्या कालू? कालू, मुझे रानू चिड़िया ने एक अच्छी उपाय दी है। उठो, हमारे दिन बदलने वाले हैं। फिर कालू उठ बैठता है। कालू, जो मेरी माँ ने मुझे दहेज में गाय दी है, हम इससे अपना अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। हम पक्षियों को दूध बेच सकते हैं और तो और हम चाय का ढाबा भी बना सकते हैं। गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। चाय का ढाबा बनाने से मेरी मोटरसाइकिल जल्दी आएगी और मेरा सोने का हार। सोने के हार का ख्वाब मैंने बचपन से देखा था कालू। हाँ, और मेरे मामा जी का पक्का घर भी बन जाएगा। हम ये कारोबार कल से ही शुरू करते हैं।
फिर अगले दिन कालू और गौरी चाय का ढाबा बना देते हैं और साथ में दूध की दुकान खोल देते हैं। गौरी कवि एक बड़ा सा बर्तन लेकर अपनी गाय का दूध निकालने लगती है। कालू कौवा अपने ढाबे की कुर्सियाँ और मेज ठीक करने लगता है। कालू, दूध तो मैंने निकाल लिया, चलो अब जल्दी से तुम चाय बनाने का काम शुरू करो, तब तक मैं पक्षियों को बताती हूँ कि मैंने चाय का ढाबा खोला है। फिर गौरी कवि जंगल के ऊपर ही ऊपर उड़ती है और साथ में कहती है, चाय चाय चाय, कड़क पत्ती वाली चाय, चाय पिए मजे करें, चाय चाय। गौरी बनाए चाय सबसे खास कड़क पत्ती वाली चाय। चाय का नाम सुनते ही थोड़ी ही देर में पक्षियों का रश लग जाता है। शाम से पहले पहले कालू की चाय का पतीला खत्म हो जाता है। गौरी कवि गाय का और दूध निकालती है। कालू, कालू मेरी बात सुनो, अब वाली चाय में थोड़ा सा पानी डाल देना। देखो पक्षी कितनी खुशी से चाय पी रहे हैं शाम से पहले पहले। अगर ये दूध भी खत्म हो गया तो फिर बाकी का दिन कैसे गुजारेंगे? हाँ हाँ गौरी, मेरी तो थैली भर गई है पैसों से। अगर हम पानी डालेंगे तो ऐसी 2-3 थैलियाँ और बना लेंगे। फिर कालू चाय में थोड़ा सा पानी डाल देता है। चाय